वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ प्रिंस सिविल सर्विस। हम एक सीरीज लेकर आए थे जिसके तहत हम यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, जहां पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपीएससी का जो इकोनॉमी का सेक्शन है वहां पर यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा होता है, और उसमें हम देखेंगे कि उसने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ रहे होते हैं, साथ साथ में स्कीम्स है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी होती है, और करंट में जो न्यूज चल रही होती है वहां पर आपका कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन के बारे में भी, अवेयरनेस के बारे में क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अब तक हमने 2011 के पूरा पेपर डिस्कस कर लिया है। 2012 के अंदर हमने 8-6-7 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब उसी 2012 के पेपर को हम आगे लेकर चलते हैं। इससे पहले एक इंफॉर्मेशन कि 16 अप्रैल 2023 को प्रिंस सिविल सर्विस ने एक स्कॉलरशिप का मेडिसिन टेस्ट अब लॉन्च किया है, और आपको ये टेस्ट देकर प्रिंस सिविल सर्विस में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा, स्कॉलरशिप लेने का मौका मिलेगा। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 16 अप्रैल को ऑनलाइन ये टेस्ट होने वाला है। चलिए फिर आगे चलते हैं, जो जो हमने अब तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे उससे आगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो हम डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी तक हम आ गए थे। एक्चुअली उस क्वेश्चन को मुझे दोबारा डिस्कस करना है। रीजन ये था कि लास्ट के अंदर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी मैंने आपको बताया था, ये एक एजेंसी होगी जो कि एंटी पॉवर्टी या फिर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को मैनेज करेगी। ये एजेंसी ऐसी होगी जो कि डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज है जिनका काम पॉवर्टी एलिवेशन करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ में मैनेज करके उसको केवल कोऑर्डिनेट करने का काम करना है, प्रमोट करने का काम करना है। कहीं पर भी ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सब्स्टिट्यूट नहीं करने वाली है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को वो पीछे धकेल दे और खुद उसके आगे आए, या फिर कहीं पर भी इसका काम रिसर्च करने का नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे पहला और दूसरा हम स्टेटमेंट देखेंगे, तो पहले स्टेटमेंट में ये कहा है कि ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बैकवर्ड रीजन के अंदर क्या करेगी, ये रिप्लेस करने का काम करेगी, उसको मैनेज करने का काम। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। दूसरा उसके बाद में देखेंगे साइंटिफिक स्टडी या फिर रिसर्च करने का काम इसका नहीं होगा। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका स्टेटमेंट तीसरा और चौथा सही होगा कि ये कोऑर्डिनेशन का काम करेगी, दैट इज फोर्थ वन, और जो फंड है उसको बेटर यूटिलाइज कर पाएगी। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि अगर हम बात करें, ये सारी डीआरडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, स्लाइड्स को पोज करके आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई। आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई को बैंकर्स बैंक कहा जाता है। क्यों आरबीआई को बैंकर्स, बैंकों का बैंक या फिर बैंकर्स बैंक कहा जाता है? इसके पीछे का कारण ये है कि आरबीआई का काम क्या है, बैंक्स के पास में जैसे हमारे जैसे कॉमन पीपल जाते हैं तो बैंक हमको क्या देता है, लोन प्रोवाइड करता है, हम अपना पैसा वहां पर डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आरबीआई के पास में बैंक अपना मनी डिपॉजिट कर सकते हैं। और ठीक ऐसे ही जैसे हमको रिक्वायरमेंट होती है मनी की, लोन की, तो हम बैंक्स के पास जा सकते हैं, बैंक हमें लोन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक वैसे ही बैंक्स आरबीआई के पास में जाएंगे और उनको लोन प्रोवाइड करवाएंगे। और साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि आरबीआई का एक काम और होता है, बैंकों को जो मॉनेटरी मैटर्स होते हैं उनके ऊपर एडवाइस देने का काम करती है आरबीआई कि आप इस समय जो लोन दे रहे हैं मार्केट के अंदर क्या कंडीशन है, किस तरीके से आपको लोन देना है। जैसे हम बात करें कि जैसे आरबीआई का एक काम होता है मोरल सुएशन, कि बैंक्स को ये बताते हैं कि इस समय इन्फ्लेशनरी कंडीशंस क्या है, तो वो किस तरीके से बैंक आरबीआई के नॉर्म्स को फॉलो करे। उसी में आरबीआई बैंक्स को ये कह रहा होता है, बता रहा होता है कि इस समय मार्केट के अंदर ये कंडीशन आपको मनी सप्लाई इस तरीके से करनी है, या फिर जो पब्लिक जो कि ब्लैक मनी को लेकर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को लेकर आरबीआई बता रहा होता है कि आपको किस तरीके से उनको मैनेज करना है। तो मॉनेटरी मेजर्स को लेकर, मॉनेटरी मैटर्स को लेकर आरबीआई बैंक्स को एडवाइस दे रहा होता है। उस केस के अंदर तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद में चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि जो भी कैपिटल गेन टैक्स है, कैपिटल गेन क्या होता है? सबसे पहले हमको ये समझना है कि कैपिटल गेन हम किसे कहेंगे। कैपिटल गेन का मीनिंग होगा कि अगर हमने कोई कैपिटल परचेज किया है और परचेज करने के बाद में उसकी वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम कह देंगे कैपिटल गेन। दैट मीन्स कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसका प्राइस, कोई भी ऐसा एसेट जिसका प्राइस इंक्रीज हो जाए तो उसको हम कहेंगे कैपिटल गेन। तो उस केस के अंदर क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज किया, कोई एसेट परचेज किया और उसका वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम कहेंगे कैपिटल गेन। तो उस केस के अंदर जैसे हम इसको समझते हैं कैपिटल गेन है क्या, कोई भी कैपिटल, कोई भी एसेट
जो हमारे पास में है, जैसे शेयर हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, लैंड हो सकता है, कोई भी आर्ट हो सकता है, उस केस में अगर हम उसको सेल कर रहे होते हैं तो सेल करने के दौरान उससे पहले जब हमने परचेज किया, परचेज करने से लेकर सेल किया, इस ड्यूरेशन में अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल गेन हुआ है। और इसी गेन के ऊपर गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती है जिसको हम कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, और उस केस के अंदर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जब पहले केस के अंदर कोई भी प्रोडक्ट इंक्रीज, क्या किसी प्रोडक्ट के सेल होने से क्या उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है? नहीं, प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है उससे कैपिटल गेन का कोई लेना देना नहीं है। तो उस केस में पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन के ऊपर। किसी भी प्रॉपर्टी का प्राइस अगर इंक्रीज होगा, हमने क्या कहा, कोई एसेट है, कोई प्रॉपर्टी, उसका प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा होता है तो कैपिटल गेन होगा। तो उस केस में दूसरा ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। थर्ड ऑप्शन के ऊपर हम बात करें तो थर्ड ऑप्शन ये कहता है कि कोई हमने पेंटिंग परचेज की है, टाइम के साथ में उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाता है पॉपुलैरिटी के कारण, तो डेफिनेटली उसका प्राइस अगर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, ये कैपिटल गेन होगा। तो कैपिटल गेन यहां पर मेन कीवर्ड है। अगर हमको इस कीवर्ड के बारे में प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो उस केस के अंदर हम इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमको ये समझना है कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का मीनिंग ये होता है कोई भी ऐसा एसेट या कोई प्रॉपर्टी जिसका प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है तो हम कहेंगे कैपिटल गेन। और जब कैपिटल गेन टैक्स की हम बात करेंगे तो जितने में हमने वो प्रॉपर्टी परचेज की थी और सोल्ड हमने करी, मतलब उसको बेचा है, बेचने पर टैक्स लगेगा। क्योंकि यहां पर टैक्स कब लगेगा, जब हमारे पास में हम कोई प्रॉफिट होगा। तो ऐसा नहीं है कि उसका प्राइस इंक्रीज होते ही टैक्स लग जाएगा, टैक्स केवल तभी लगेगा आपने परचेज किया, उसके बाद में उसका वैल्यू इंक्रीज हुआ, फिर आपने उसको सोल्ड किया। जब आपने सोल्ड आउट किया तो हमको एक प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगेगा उस टैक्स को हम कहेंगे कैपिटल गेन टैक्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि हम बात करें मनी सप्लाई की। मार्केट के अंदर मनी सप्लाई अगर हो रही है तो इसे कौन कौन सी चीजें हैं जो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे। तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि मनी सप्लाई से क्या मतलब है। मनी सप्लाई का मीनिंग होगा, जैसे आरबीआई का काम क्या होता है, करेंसी को प्रिंट करना या फिर करेंसी को मैनेज करना, अलग अलग उसके टूल्स होते हैं। इसमें करेंसी जो होती है ना, यही करेंसी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी के फॉर्म में जानी जाती है। और यह मनी फ्लो अगर हो जाता है तो मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो ये मनी फ्लो किस किस रीजन से हो सकता है, हो सकता है गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, लेकिन यहां पर लिक्विडिटी इंक्रीज होने का मतलब, मनी सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब है किसी न किसी तरीके से सेंट्रल बैंक से मनी प्रिंट होकर मार्केट तक आए। सेंट्रल बैंक का काम है मार्केट में मनी पहुंचाना। तो कोई भी ऐसा तरीका, कोई भी ऐसा मीन जो मार्केट के अंदर सेंट्रल बैंक के थ्रू मनी का इंक्रीमेंट कर दे तो हम कह देंगे मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कहते हैं, मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्पेंडिंग बढ़ा देगी तो मनी सप्लाई हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक से मनी लिया है, अगर किसी भी तरीके से कोई लोन लिया है, कोई डेट लिया है, तो हम कह देंगे कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। अगर मार्केट के अंदर आरबीआई ने सिक्योरिटीज परचेज किए गवर्नमेंट के बिहाफ से, तो जैसे ही मार्केट से आरबीआई सिक्योरिटी परचेज कर रहा होता है, मनी मार्केट के अंदर इंजेक्ट कर रहा होता है, तो हम कह देंगे मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। अगर किसी भी तरीके से आरबीआई या फिर गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर परचेज कर रहा होता है तो हम कह देंगे मनी इंक्रीज हुआ है। तो अब क्या क्या ऑप्शन है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन ये कहता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी जो सिक्योरिटीज है वो परचेज कर ली। ध्यान रहे यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन परचेज करता है, सेंट्रल बैंक। और जब सेंट्रल बैंक परचेज कर रहा होता है तो मार्केट के अंदर वो मनी सप्लाई बढ़ा रहा होता है। तो पहले ऑप्शन के अंदर क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। दूसरा, करेंसी का कॉमर्शियल बैंक्स के अंदर डिपॉजिट होना। पब्लिक के पास में करेंसी थी, वो कॉमर्शियल बैंक के अंदर आ गई। यहां पर क्या सेंट्रल बैंक का कोई रोल है कि उसने मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को मैनेज करने की कोशिश की? ये तो पब्लिक का डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो डिपॉजिट करते हैं या नहीं करते, लेकिन मार्केट में जो अवेलेबल मनी है उससे इससे कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला। क्योंकि हो सकता है कि पब्लिक ने डिपॉजिट किया, उन्हीं बैंक्स ने उस करेंसी का यूज किया किसी और को लोन प्रोवाइड करने में, तो उस केस के अंदर मनी का फ्लो है। हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, क्या सेंट्रल बैंक से आया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उस केस में दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद में चलते हैं तीसरे ऑप्शन के ऊपर। तीसरे ऑप्शन में क्या है, गवर्नमेंट
सिक्योरिटी के बिहाफ पर सेंट्रल बैंक से मनी बोरो करता है। दैट मीन्स गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी रखी सेंट्रल बैंक के पास में और सेंट्रल बैंक ने उनको क्या किया, मनी सप्लाई किया। तो उस केस के अंदर हम कह देंगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक से जब मनी बोरो किया है तो डेफिनेटली उसका वो यूज किस लिए कर रहा होगा, डेफिनेटली उसको एक्सपेंडिचर करना होगा, इसलिए तो उस केस में मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। चौथा ऑप्शन, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेंट्रल बैंक के द्वारा सेल किया जाता है। मतलब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर रहा होता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर रहा है तो मार्केट में मनी इंजेक्ट होगा, और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर रहा है तो उस केस में मार्केट से वो मनी को क्या करेगा, सक कर लेगा, खींच लेगा। तो ऐसी अवस्था में हम ये कहेंगे कि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ना कि इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 और 4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख लेना। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये कहता है किसी भी कंट्री का करेंसी है, उस करेंसी का जो प्राइस है वह प्राइस कैसे डिसाइड होगा, कोई भी करेंसी का वैल्यू कैसे डिसाइड होगा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, क्या तरीका है। तो पहला ऑप्शन ये है, क्या वर्ल्ड बैंक डिसाइड करेगा, कि ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक एक ट्रांसपेरेंट माना जाता है, एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसका काम क्या है, मतलब यहाँ पर किसी करेंसी का वैल्यू से कोई लेना देना, उसको तो डेवलपमेंट के लिए उसका काम क्या, लोन प्रोवाइड करवाना है। करेंसी का वैल्यू डिसाइड करने में वर्ल्ड बैंक का कोई रोल नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो भी मार्केट किसी भी कंट्री का करेंसी का जो वैल्यू है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि उस कंट्री की जो गुड्स एंड सर्विस है उनका डिमांड कितना है, कितना उसके द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। जो डिमांड और जो सप्लाई है उसको हम अगर किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं, उस कंट्री के द्वारा प्रोड्यूस गुड्स की अगर डिमांड बढ़ रही होती है तो अदर कंट्रीज का डेफिनेटली करेंसी उसमें इनफ्लो होगा, उसका इनफ्लो के कारण उस कंट्री की करेंसी का डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे उस कंट्री की करेंसी का डिमांड बढ़ेगा, हम कह देंगे कि उस कंट्री की करेंसी का प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो कौन कौन सी सिचुएशन है, जैसे पहले हम बात करें वर्ल्ड बैंक तो उसका कोई रोल नहीं उसके अंदर। दूसरे बात में उसकी हम बात करें, इस कंट्री के द्वारा जो गुड्स या सर्विस वो प्रोवाइड की जा रही है उसका डिमांड बढ़ेगा। तो हमने अभी डिस्कस किया, अगर उसका डिमांड इंक्रीज हो रहा होता है तो डेफिनेटली वहां पर हम कह देंगे कि गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई होगा, वो सेल करेगा, उस कंट्री की करेंसी का डिमांड बढ़ेगा और उस केस में वैल्यू बढ़ जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट में कहता है कि कोई भी कंट्री उसका गवर्नमेंट अगर स्टेबल होगा तो उस केस के अंदर भी हम कह सकते हैं कि कंट्री का जो करेंसी उसका वैल्यू बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो वो स्टेबल गवर्नमेंट प्रॉपर पॉलिसी बना सकती है, और उस पॉलिसीज का अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उस केस के अंदर बेटर तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई बढ़ेगा। तो डेफिनेटली अगर स्टेबल गवर्नमेंट है तो हम कह सकते हैं कि वो कंट्री क्या करेगा, ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, और उसके साथ में उसके द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज होगी। और अगर स्टेबल कंट्री है तो वहां पर क्या होगा, एफडीआई भी आएगा, वहां पर उस कंट्री के साथ में बाकी कंट्रीज भी क्या करेंगे, टाई अप करने की कोशिश करेंगे, और उस कारण से उस कंट्री की गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर स्टेबल गवर्नमेंट है तो डेफिनेटली वहां पर उस कंट्री का गुड्स एंड सर्विस का डिमांड बढ़ेगा, उसका करेंसी का वैल्यू बढ़ जाएगा। चौथा ऑप्शन, इकोनॉमिक पोटेंशियल। देखिए, इकोनॉमिक पोटेंशियल के कई सारे डायमेंशन है। एक डायमेंशन हो सकता है किसी कंट्री के पास में वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज हो, लेकिन क्या ये वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज इकोनॉमिक पोटेंशियल को तो शो कर रहे होते हैं, लेकिन ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या कहीं ये बता रहे होते हैं कि इनका यूटिलाइजेशन हो ही जाएगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब हम इन इकोनॉमिक पोटेंशियल की हम बात करें तो इकोनॉमिक पोटेंशियल एक अलग चीज होती है, रियलिटी में उसको कितना कन्वर्ट कर सकते हैं वो अलग चीज होती है। तो अगर हम उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि वो उस कंट्री की गुड्स एंड सर्विस का डिमांड इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कंट्रीज है, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने का, नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा भरा पूरा है। अगर हम, लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि वहाँ पर उसकी करेंसी का वैल्यू इंक्रीज हो गया इस कारण से? नहीं, क्योंकि उनके पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, किस तरीके से मैनेज करना है, गवर्नेंस नहीं है। इस कारण से वहाँ पर प्रॉपर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं होने के कारण उन रॉ मटेरियल को अदर कंट्रीज यूज कर रहे होते हैं लेकिन वो खुद यूज
नहीं कर रहे होते हैं और इस कारण से वहाँ की करेंसी का वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका गलत, केवल 2 एंड 3 ऑप्शन आएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट, लीड बैंक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी 1969 के अंदर। ये लीड बैंक स्कीम क्या है बेसिकली? सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के साथ में ये रही है कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद में रूरल एरिया तक प्रॉपर पहुंचाना अगर हो अपनी सर्विसेज को, फाइनेंशियल इंक्लूजन किसी भी कंट्री के लिए जरूरी है कि वो पूरी तरीके से डेवलप कर पाए, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर होगा तो जो फाइनेंशियल सर्विस है उसको हम अवेल कर सकते हैं, किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा रिसोर्सेज का। तो यहाँ पर अगर, और साथ साथ में मनी है, जितने भी रिसोर्सेज है फिर मनी है, उस मनी को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसको सर्कुलेट कर सकते हैं। जितना मनी का सर्कुलेशन होगा, हम देखेंगे जितना ज्यादा सर्कुलेशन होगा उतना ही बेटर वो कंट्री का जो मनी है उस मनी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बैंक में अगर वो डिपॉजिट हो रहा है तो बैंक आगे क्या कर सकता है, मनी मल्टीप्लायर का यूज करके, उस करेंसी का यूज करके डेफिनेटली आगे ग्रो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं था। तो इंडिया ने अलग अलग स्कीम्स लॉन्च की थी, जैसे 1969 के अंदर इंडिया ने उसी समय जो बैंक्स थे, प्राइवेट बैंक्स थे, उनको नेशनलाइज किया था। उसी टाइम पर लीड बैंक स्कीम लॉन्च की गई थी इंडिया के द्वारा, जहां पर एक बैंक जो कि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज्यादा होल्ड रखता है, वो बैंक उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोशिश करेगा कि उसको एडॉप्ट करके किसी भी तरीके से उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेवलपमेंट लेकर आए। तो यहाँ पर क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन के द्वारा डेवलपमेंट लेकर आना है। तो बेसिकली इसका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा, ठीक। बाकी ज्यादा किसी को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन आप चेक कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन वही आ जाता है इंक्लूसिव ग्रोथ। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था 2011 के पेपर में कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है। अगर हमने इंक्लूसिव ग्रोथ के बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर समझ लिया तो उसके बाद में कोई भी ऑप्शन आए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि क्या ऑप्शन दे रही है यूपीएससी। अगर आपने इंक्लूसिव ग्रोथ को नहीं समझा तो ऑप्शन के वेरिएशन के साथ में आप भी क्या हो जाओगे, इस चीज को लेकर भ्रमित हो जाओगे। तो आपको इंक्लूसिव ग्रोथ को समझना है कि एक्चुअली में इंक्लूसिव ग्रोथ का मीनिंग क्या है। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि इंक्लूसिव ग्रोथ का मीनिंग क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, एनवायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, गुड गवर्नेंस, ये सारी की सारी अगर चीजें प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में हम कह देंगे इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। अगर बेटर गवर्नेंस अगर प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। हेल्थ कंडीशन इंप्रूव हो रही है, न्यूट्रिशन लेवल अगर इंप्रूव हो रहा है तो न्यूट्रिशन लेवल इंप्रूव होगा, तो हेल्थ कंडीशन इंप्रूव होगी तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगा, सॉरी हेल्थ कंडीशन इंप्रूव होगी तो उस केस के हम कह सकते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ आ रहा है। अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का हम यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में। कैसे? जैसे हम बात करें हेल्थ की तो उस केस में हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस के ऊपर हम प्रॉपर मेडिसिनल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। ई लर्निंग, एजुकेशन सेक्टर में ई लर्निंग का इस समय काफी यूज हो रहा है, हम जिस तरीके से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं ये भी एक एग्जांपल है ई लर्निंग का। दैट मीन्स अगर टेक्नोलॉजी है तो उस टेक्नोलॉजी का यूज हम कर सकते हैं आगे फर्दर एडवांसमेंट में, अपने आप को डेवलप करने में। तो अगर यह सब हो रहा है तो हम कह देंगे कि एक तरीके से ये क्या हो रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है रिसोर्सेज का, डिफरेंट डिफरेंट जो एस्पेक्ट है, बैंकिंग सर्विस है, फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर हो पा रहा है तो हम कह देंगे डेवलपमेंट हो रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं इन ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन ये कहता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। दैट मीन्स वो प्रॉपर लोन प्रोवाइड कर सके, हो सकता है वो थोड़ी बहुत डिपॉजिट ले सके। अगर माइक्रो फाइनेंस की हम बात करें तो ज़्यादातर माइक्रो फाइनेंस इन्हीं के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर ये सब चीज़ें होगी तो हम कह सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। और अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा तो क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव ग्रोथ आएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को इफेक्टिवली स्टेब्लिश किया जाए। ये क्या होता है, मैंने क्या कहा, अगर आपको गवर्नेंस अच्छी मिलेगी तो बेटर गवर्नेंस का अगर हम यूज कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जिनके लिए काम करना चाह रही है उनको गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रमोट करेगी, उनकी बेसिक नीड को फुलफिल करेगी। तो अगर हम गवर्नेंस को इंक्रीज कर पाते हैं तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ आएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तीसरा हमने कहा
हेल्थ फैसिलिटीज अगर अवेलेबल होती है, प्रॉपर हॉस्पिटल्स अगर हो रहे होते हैं, प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट क्या लेकर आ रही है, इंक्लूसिव ग्रोथ लेकर आ रही है, लोगों की बेसिक नीड फुलफिल हो रही है। हो सकता है ये हेल्थ एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो सकता है कि ये हेल्थ एक्सपेंडिचर जो जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर हम देखें आयुष्मान भारत योजना है, इस तरीके की स्कीम इंश्योरेंस स्कीम्स के ऊपर हो, तो गवर्नमेंट के हेल्थ एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज होंगे तो लोगों की हेल्थ कंडीशन इंप्रूव होगी। जहां पर हम देखना कि अलग अलग टाइम की हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में एक स्कीम चल रही है चिरंजीवी योजना, तो इनमें क्या होता है, जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के ऊपर भी क्या गवर्नमेंट अफोर्ड कर रही होती है कि इतने अमाउंट तक हम आपको पे करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, कि अगर कोई भी महिला वहां जाकर अपना इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाती है, तो उस केस में क्या होगा, वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इंक्रीज हुई है लगातार, इंश्योरेंस उनको दिया जा रहा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट, इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया कि फ्री मेडिसिन, फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप, तो डेफिनेटली लोगों ने क्या किया, इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जाके, अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स को वो क्या कर रहे हैं, अपनी आप वहां पर लेके जा रहे हैं, बता रहे हैं कि इश्यूज हमारे साथ में है। तो उस केस में क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, ह्यूमंस अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके रख सकता है, और डेफिनेटली उससे क्या आ रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है, तो हम कह सकते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। और सबसे लास्ट में मिड डे मील, मिड डे मील का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन फैसिलिटी, अगर हेल्थ फैसिलिटी आ रही है, न्यूट्रिशन है तो हेल्थ है, हेल्थ है तो इंक्लूसिव ग्रोथ है, उस केस के अंदर सारे के सारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। और ये इसके एस्पेक्ट है जो आप एक बार इसको पॉज करके स्लाइड को चेक कर लेना क्या क्या चीजें इसके अंदर है। उसके बाद में नेक्स्ट, और उसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, दैट इज एफडीआई। एफडीआई का मीनिंग क्या होगा, एफडीआई का मीनिंग होगा कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर कोई अदर कंट्री से कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, किस सेंस में, या तो एक कंपनी स्टेब्लिश कर ले, या फिर जो प्रोडक्शन हो रहा है किसी कंपनी का, तो उसके अंदर मेजर इक्विटी होल्डिंग, इक्विटी होल्डिंग का मीनिंग क्या होगा, शेयर जो होगा, ऐसा शेयर जो इक्विटी शेयर हो, जहां पर वो डिसीजन मेकिंग के अंदर यूज आ सके, वो सब चीजें होगी, तो हम कह देंगे कि एफडीआई है। इसके अलावा जो फॉरेन कंपनीज है, उस कंपनी को फाइनेंस करे, इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको, तो हम कह देंगे एफडीआई है। लेकिन एक चीज है, वो ये है कि अगर जैसे शेयर मार्केट के, जैसे सेकेंडरी शेयर मार्केट की हम बात करें, सेकेंडरी मार्केट की बात करें, तो सेकेंडरी मार्केट में क्या है कि अदर कंट्रीज से या फिर इंडिया में भी हम बात करें तो उसमें यूज कर सकते हैं उस कंपनी के शेयर परचेज करने में, लेकिन उन शेयर को क्या परचेज और सेल किया जाता है, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का काम क्या होगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का काम होगा कि उस कंपनी के अंदर इस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए कि उसका मैनेजरियल एस्पेक्ट उसमें इन्वॉल्व हो, प्रोडक्शन एस्पेक्ट उसमें इन्वॉल्व हो, और वो लॉन्ग टर्म तक स्टेबल रहे। ऐसा नहीं क्योंकि एफआईआई जैसे सबसे लास्ट ऑप्शन एफआईआई क्या, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसका एक एग्जांपल है, तो वहां पर क्या आज आपने इन्वेस्ट किया, कल आप वापस उससे क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एफडीआई के केस में ऐसा नहीं है। तो उस केस में अंदर 1, 2 एंड 3 ये तीनों ऑप्शन तो सही हो जाएंगे, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 ओनली, ये इसका ऑप्शन है। और सबसे लास्ट के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो लेके चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इंडिया की हम बात करें तो इंडिया के अंदर एक चीज है कि कोर इंडस्ट्री की हम बात करें, तो कोर इंडस्ट्री के रूप के अंदर एक इंडस्ट्री जिसको हमने कहा है 8 कोर जो इंडस्ट्रीज है उनको कोर इंडस्ट्री कहा गया है। इन इंडस्ट्रीज के द्वारा क्या किया जाता है, इन इंडस्ट्रीज का यूज करके ये हम ये देखते हैं कि अगर इन इंडस्ट्रीज के अंदर बेटर प्रोडक्शन हो रहा है, अगर अच्छे से ये वर्क कर रही है, तो डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी अच्छे से रन कर पा रही है। तो इन कोर इंडस्ट्रीज को कहा गया है, 8 जो प्रॉपर है इनको कहा गया कोर इंडस्ट्रीज। ये कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है पहले हम इसको देखते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें रिफाइनरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है, कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, या फिर आपका सीमेंट एंड फर्टिलाइजर है, ये सारे के सारे इसका पार्ट है। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर भी लगाया हुआ है। क्यों इस तरीके से किया है, इसका कारण ये है कि यूपीएससी ने पहली बार तो क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन कौन से इन कोर इंडस्ट्रीज का पार्ट है, उसके बाद में अगली बार क्वेश्चन ये पूछा था कि इनमें से कौन सी कोर इंडस्ट्री का वेटेज सबसे ज्यादा है। हो सकता है इससे आगे क्वेश्चन ये पूछे यूपीएससी कि इन कोर इंडस्ट्रीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। तो अभी तक का इनका ये जो ऑर्डर है वो यही है। अब चलते हैं, देखिए अब आते हैं हमारी इस क्वेश्चन के, क्या हमने देखा, सीमेंट है बिल्कुल था, फर्टिलाइजर है बिल्कुल था, नेचुरल गैस था, रिफाइनरी था, टेक्सटाइल था बिल्कुल नहीं। तो पांचवा गलत हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4 दैट इज सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना है, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना है तो गवर्नमेंट ने कौन कौन से
स्टेप्स लिए हैं। एक बार गवर्नमेंट के स्टेप्स को छोड़िए, हम अपने आप को एक बार देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉलिसी इनिशिएटिव्स हो सकते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करे, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या करे, बढ़ावा दे, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। तो क्या क्या किया जा सकता है? आसानी से आप स्टेब्लिश कर सको बिजनेस को, इस तरीके का एनवायरमेंट प्रोवाइड करना है, कंड्यूसिव इकोनॉमिक एनवायरमेंट प्रोवाइड करना है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टेब्लिश करना चाहे तो उसमें कम से कम टाइम लगे। दैट मीन्स सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसा एक एस्पेक्ट है तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट इस तरीके का एक जोन प्रोवाइड कर रही होती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर इन्वेस्टमेंट जोन, इस तरीके का कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, उनको प्रॉपर सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो, वहां से अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो एक्सपोर्ट के लिए कनेक्टिविटी अवेलेबल हो, तो अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी कर रही होती है तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट कर रही होती है। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से इंसेंटिव प्रोवाइड करवाए, अपनी तरफ से इस तरीके की स्कीम लॉन्च करे कि चीप रेट के ऊपर लोन अवेलेबल हो मैन्युफैक्चरर्स के लिए, तो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। अगर गवर्नमेंट ये कहे कि अगर आप इन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे होते हो तो इस एक्सपोर्ट के ऊपर हम आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करवाएंगे, तो हम कहते हैं गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट कर रही है। इजीली इंपोर्ट हो सके रॉ मटेरियल, इजीली इंपोर्ट हो सके वो मशीन्स जिनका यूज करके हम आसानी से प्रोडक्शन कर सकते हैं, इजीली वहां पर उन लोगों तक प्रॉपर टेक्नोलॉजी तक पहुंच सके, तो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट इसको क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट स्मॉल स्केल लेवल के ऊपर, रूरल एरिया के अंदर भी डिसेंट्रलाइज लेवल के ऊपर वहां के रिसोर्सेज का यूज करे, इस तरह की कोई पॉलिसी को अगर प्रमोट कर रही होती तो हम कह देंगे गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट कर रही है। अगर गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट कर रही होती है और स्किल डेवलपमेंट इस तरीके से कर रही होती है कि लोग उसका यूज कर सके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जो भी उसके लिए जो स्किल्ड लेबर चाहिए, तो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट कर रही है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को। पहला, ऐसा ही कोई अगर जोन स्टेब्लिश होगा तो डेफिनेटली सही बात है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट होगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस अगर होगा, जैसे एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी यही है कि जिस तरीके के उसके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है, उनको अगर हम अच्छे से फुलफिल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना है, वाटर सप्लाई होना है, लैंड एक्विजिशन है, वहां पर अगर प्रॉपर क्लियरेंसेज है, कितने टाइम में क्लियरेंसेज मिल जाएंगे, अगर ये चीज इजीली होती है तो उसका एक एग्जाम्पल क्या हो गया आपका सिंगल विंडो क्लियरेंस, जहां पर आपको लैंड एक्विजिशन से लेकर सारे के सारे डिमांड्स आप एक सिंगल विंडो के थ्रू आप क्लियर कर सकते हो, एक ही ऑफिस में जाके आप सारे हर प्रॉब्लम का सोल्व कर सकते हो। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या फिर टेक्नोलॉजिकल ऐसा कोई टेक्नोलॉजिकल एक्विजिशन करना कि वो प्रमोशन हो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उस यूनिट के लिए, तो डेफिनेटली इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, तीनों 1, 2 एंड 3। अब ये क्वेश्चन आया था 2012 के अंदर, उस समय कुछ डायमेंशंस अलग थे। अभी हम बात करें 2023 की, तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ स्कीम्स लॉन्च की है जिनका यूज कर सकते हैं हम, कि कैसे गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जैसे मेक इन इंडिया। इसके अलावा इंडिया ने जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मैंने आपको बताया प्रमोट किया है, सिंगल विंडो क्लियरेंस है वहां पर है। अभी पीएम सर प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेटर होगा, बेटर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा, कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी, कनेक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है उनका कॉस्ट भी लो हो जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल आसानी से एक्सेस हो पाएगा। जो प्रोड्यूस गुड्स है उस प्रोड्यूस गुड को हम अच्छे से क्या सकते हैं, मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कोई पर्टिकुलर क्या किया जाए कि इसके लिए जैसे फुटवेयर के लिए लेदर प्रोग्राम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, तो अलग अलग जो स्कीम्स इन्होंने लॉन्च की है वो सारी की सारी अगर इसके अंदर आ जाती है, नेशनल सिंगल विंडो क्लियरेंस है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है, जिसका थ्रू हम कह सकते हैं कि मार्केट तक जो प्रोड्यूस गुड्स है या रॉ मटेरियल है उनका प्रॉपर लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी हो, आसानी से अवेलेबल हो, आसानी से पहुंचा सके, तो हम कह देंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट हो रही। ध्यान रहे ये सारे के सारे पॉइंट आपके मेंस में भी उतने यूजफुल है जितने प्रीलिम्स के अंदर है। इसके अलावा मुद्रा योजना, मुद्रा योजना में हमने देखा है कि कैसे मुद्रा का यूज मतलब लोन आसानी से अवेलेबल हो सकता है माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को। और इसके अलावा हम देखेंगे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, स्फूर्ति स्कीम जो लगा चला रखी है कि इंडिया के अंदर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जिसका हम यूज कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करने के अंदर। इसके अलावा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए उद्यमी भारत स्कीम चलाई है गवर्नमेंट ने,
ऐसे आप देखना, इंडिया के अंदर हम बात करें तो दो इंडस्ट्रीज सबसे इंपॉर्टेंट है, लेदर इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगर हम इस इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं इसके, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इनकम हम लेकर आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को पॉवर्टी की कंडीशन से बाहर निकाल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये इंडस्ट्रीज ऐसी है जिनको हम डिसेंट्रलाइज लेवल के ऊपर प्रमोट कर सकते हैं, तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ में भी उतनी यूज आएगी। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स मैंने आपको बताई है, आप इसमें देखना, इन सबको आप यूज़ कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एग्जाम्पल के रूप में। और आज तक 2012 के क्वेश्चन हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं 2013 के क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट